अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बात करूंगा कि आज के राउंड पे हमने क्या सीखा। हमारे पास एक 70 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट जो कि वेंटिलेटर पे था। उस पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया था। उसका सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। वो अराउंड 150 था उसका सोडियम। साथ उस पेशेंट को सीटी ब्रेन पे सेरिब्रल एडीमा था, ग्लोबल इस्कीमिया था उस पेशेंट का। अब हमने डिसीजन करना था कि इस पेशेंट को सोडियम कम करने के लिए डेक्सट्रोज वाटर जो है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो भी पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया के साथ आता है और उसको साथ में सेरिब्रल एडीमा होता है, तो आपने सबसे पहले सेरिब्रल एडीमा को कम करना होता है, क्योंकि डेक्सट्रोज वाटर जो है ये बेसिकली सेरिब्रल एडीमा का काज बनता है और उसको वर्स कर देता है। तो उस पेशेंट को चूँकि पहले से ही मैनिटोल जो है सेरिब्रल एडीमा के लिए चल रहा था, 150 mg बीडी में उसको हम दे रहे थे मैनिटोल। तो अब उस पेशेंट का जो करेक्टेड सोडियम था वो मॉर्निंग का 149 था। अब सर ने हमें बताया कि अगर आप इसका सोडियम जो है इन द सेटिंग ऑफ सेरिब्रल एडीमा, अगर इसका सोडियम आप 145 से 150 के दरमियान भी रखेंगे तो ये उस पेशेंट के लिए प्रोटेक्टिव होगा, ना कि ये पेशेंट को डैमेज करेगा। तो डिसीजन ये हुआ कि उस पेशेंट को मैनिटोल जो है कंटिन्यू किया जाए और उस पेशेंट का दोबारा सोडियम रिपीट करवा के देखा जाए, जो बाद में हमने रिपीट करवाया और वो 145 से भी कम आया, जो कि 143 आया। तो हमने उसका फ्लूइड जो है वो D5W से हमने उसका फ्लूइड डेक्सट्रो सेलाइन पे स्विच कर दिया। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है हाइपरनेट्रीमिया के साथ और वो पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक स्टेट में है और वो पेशेंट शॉक में है, तो ये वाहिद दो कंडीशंस हैं जिसमें आपने पेशेंट को नॉर्मल सलाइन ही देना है। उस पेशेंट का सोडियम बेशक 190 तक चला जाए और पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक है, उसका वॉल्यूम लॉस है और पेशेंट शॉक में है, यानी उसका बीपी 90/60 से कम है, तो उसको आपने D5W नहीं देना, चाहे उसका सोडियम 190 तक चला जाए। उसको आपने नॉर्मल सलाइन ही देना है, क्योंकि जो नॉर्मल सलाइन होता है ये एक हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। इसमें सोडियम जो है 154 होता है और पेशेंट का सोडियम अगर 190 है तो उसके कंपैरिजन में ये फ्लूइड हाइपोटोनिक होगा। तो आप हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे तो ये पेशेंट के लिए सेव होगा। उसके बाद दूसरा पेशेंट हमारे पास जो था वो बेसिकली फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था, उसका क्रेटिनिन 1.9 के अराउंड था। उस पेशेंट की हिस्ट्री जो है ये थी कि वो पेशेंट स्मोकर था, 40 इयर्स ओल्ड मेल था। हमारे पास वो गुर्दे के कुछ टेस्ट करवा के आया, तो उसने हमें कंप्लेंट की कि ईद वाले दिन उसके हाथ और पाँव पे बहुत ज़्यादा सूजन हुई थी, जिसके लिए उसको किसी ने लेसिक्स जो है एज अ डाययूरेटिक दी और वो उसकी सूजन ख़त्म हो गई। उस पेशेंट ने किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाया और उसने उसको कुछ टेस्ट एडवाइस किए किडनी के। तो उस किडनी के टेस्ट जो एडवाइस किए तो उसमें उसका जो प्रोटीन यूरिया आ रहा था, यानी यूरिन में जो प्रोटीन लॉस हो रहे थे, वो 14 ग्राम था। साथ उस पेशेंट की मल्टीपल हाइपोइक्विक लेंस थी लीवर में। अब हमने उसका ये सोचा कि उस पेशेंट का क्रेटिनिन 1.9 है और मल्टीपल हाइपोइक्विक लेंस हैं,
तो उस पेशेंट के लिए सीटी विद आईवी कंट्रास्ट एब्डोमेन करवाना था, जो कि उस सूरत में नहीं हो सकता था, क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा था। हमने उस पेशेंट को एडवाइस किया कि पहले वो अपने किडनी का इशू जो है सेटल करें, क्योंकि प्रोटीन यूरिया 14 ग्राम आ रहा था। किडनी की दो ही कंडीशंस हैं जिनमें प्रोटीन यूरिया जो है इतना ज़्यादा आता है, वो या तो अमाइलाइडोसिस है या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। सर ने हमें बताया साथ में कि इस किडनी का जो है पहले हम बायोप्सी करेंगे और फिर उसके लीवर की मैनेजमेंट के जाएंगे। जब भी कोई भी पेशेंट आपके पास इतने प्रोटीन यूरिया के साथ आए और उसके लीवर में भी लीजन्स हों, तो आपने मलिग्नेंसी को लाजमी रूल आउट करना है। अब उस पेशेंट की जो हाइपरक्यूट लीजन्स थी, वो सीटी विद आईवी कंट्रास्ट करवाएंगे तो हो सकता है पेशेंट को कोई लीवर की मलिग्नेंसी हो, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पड़ा हो या मेट्स पड़े हों। हमने उस पेशेंट को मुख्तलिफ टेस्ट एडवाइस किए थे, जिसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का एक टेस्ट, जो कि प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के लिए NTPLA2R एंटीबॉडी हम करवाते हैं, वो टेस्ट हमने उसको एडवाइस किया। फिर उसके बाद एक पेशेंट आपने देखा, वो पेशेंट हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में था। वो पेशेंट डायबिटिक था, हाइपरटेंसिव था और उसको साथ में हाइपोनेट्रीमिया था, यानी उसका सोडियम सीरम सोडियम बहुत कम था। वो 114 था उसका सीरम सोडियम। अब जब सर ने उस पेशेंट को एग्जामिन किया तो सर ने हमें बताया कि ये पेशेंट जो है हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट में है। पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में फ्लूइड ओवरलोड था। साथ में पेशेंट की जेवीपी जो है वो रेस थी। तो उस पर सर ने बताया कि ये पेशेंट चूँकि इसको दो कंडीशंस हैं, उसका हाइपोनेट्रीमिया आज भी 114 था, एक महीना पहले भी हाइपोनेट्रीमिया जो है उसका 114 था। तो बेसिकली ये क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया था और पेशेंट हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में था। तो इसका डिसीजन सर ने ये किया कि इस पेशेंट को टॉलवेप्टन दी जाए, ताकि एक तो इसका जो फ्री वाटर है वो जो है लॉस हो सारा, ठीक है, और साथ में उसका सोडियम जो है वो बढ़ जाए। फिर हमारे पास एक पेशेंट था HRS का, हेपेटोरेनल सिंड्रोम का। उसकी हमने यूरिन ऑस्मोलैरिटी करवाई तो वो 277 थी आज। पहले हमने उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी करवाई थी तो वो थी 179 और सीरम ऑस्मोलैरिटी उसकी 270 थी। सीरम ऑस्मोलैरिटी क्योंकि यूरिन ऑस्मोलैरिटी से कम थी तो उसका ADH इतना एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब आज हमने यूरिन ऑस्मोलैरिटी करवाई तो बड़ी हुई थी। तो उसका डिसीजन सर ने ये किया कि उसको सर ने सॉल्ट कैप्सूल्स ऐड करवाए। साथ में उस पेशेंट को HRS था तो सर ने उसकी अल्ब्यूमिन स्टार्ट करवाया, साथ उसको टर्लीप्रेसन स्टार्ट करवाई और साथ उसको डाययूरेटिक स्टार्ट करवाए उसका सोडियम बढ़ाने के लिए और यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए। फिर एक पेशेंट हमने देखा, वो पेशेंट जो है ट्रांसप्लांट का पेशेंट था और उसकी HB16 थी। बेसिकली उस पेशेंट की HB16 जो है वो ट्रांसप्लांटेड किडनी की वजह से थी, क्योंकि पहले जो किडनीज थे वो भी एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं और जो नई ट्रांसप्लांटेड किडनी थी वो भी एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है। तो पेशेंट हाइपर विस्कोसिटी स्टेट में चला जाता है, जिसको हम पोस्ट ट्रांसप्लांट हाइपर विस्कोसिटी स्टेट या पोस्ट ट्रांसप्लांट की पॉलीसाइथीमिया है वो कहते हैं। तो वो पेशेंट काफ़ी टाइम से फेलोबॉटमी
करवा रहा था। अब कोई भी ऐसा पेशेंट जो आपके पास आता है पोस्ट ट्रांसप्लांट, उसकी एचबी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने पॉलीसाइथेमिया को रूल आउट करना है। इसके मुख्तलिफ मैकेनिज़्म हैं। एक तो इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का रोल है, और दूसरा इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन का रोल है। तो आपने A2 ARBs दे के रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करना होता है, और दूसरा आपने एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम करनी होती है। लेकिन जो पोटेंट मैकेनिज़्म है वो रास को आपने ब्लॉक करना होता है, उसके लिए आप A2 ARBs यूज़ करते हैं, और साथ उस पेशेंट को फेलेबॉटमी रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी वीनी सेक्शन या फॉलोपेक्टमी करवाए, और वो पेशेंट काफ़ी अरसे से करवा रहा था। बहुत शुक्रिया।